हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड यूनिट सेकंड सेमेस्टर का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो मास कहने का मतलब वजन है ना। मोलिकुलर मास के आप समझते होंगे, मास का मतलब होता है वजन। ठीक है, उसका वेट कितना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी कंपाउंड को उसके एलिमेंट तथा कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास पता करने की सबसे एक्यूरेट मेथड है ये। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, बहुत ही एक्यूरेट मेथड है जिससे उसके एलिमेंट तथा कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास होगा उसको हम पता कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, कंपाउंड्स को हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम है ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बीम कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का बौछार किया जाता है, बम्बार्डनिंग की जाती है, जिससे मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, आयोनाइज। इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराएगा तो मॉलिक्यूल भी अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, खो देगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, खुद ही आयोनाइज हो जाता है। अब आयोनाइजेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी आयन अपना मास अपॉन चार्ज रेशियो रखते हैं। तो होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। जैसे सपोज यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर रहा है और निकल कितने रहे हैं, 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ वेट तो होता नहीं है, बहुत कम वेट होता है। तो ये जो वजन होगा ये आयन का, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी आयन को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस चार्ज वाला आयन का जो फ्रेगमेंट है इसको डिटेक्ट कर पाना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम डिटेक्ट जैसे करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि इसका भी वजन उतना ही होगा जिसका इतना इसका जितना है। ठीक है, इसका जितना वजन है उतना ही क्या होगा, इसका जो पेरेंट आयन होगा उसका वजन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए जो है आप इसको जान सकते हो। अब आयन का मॉलिक्यूलर मास चार्ज रेशियो पेरेंट मॉलिक्यूल के समान होता है। जो जो क्या बोलना चाहिए, मॉलिक्यूलर आयन होगा ना, मॉलिक्यूलर आयन जो मॉलिक्यूल पेरेंट मॉलिक्यूल से बना है, तो समझते हैं पहले इसको, बहुत ज़्यादा डील करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे नियोपेंटेन है। ठीक है, नियोपेंटेन का वजन कितना होगा, इसका मास अपॉन ई चार्ज रेशियो कितना होता है, 72। कैसे निकलेगा, कार्बन की संख्या यहाँ 5 है, प्रत्येक कार्बन का वजन कितना होता है, एटॉमिक वेट 12, तो 5 इंटू 12 इजिकल टू 60 है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 4 या 12 हाइड्रोजन है, और प्रत्येक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1। ठीक है, तो 12 इंटू 1 इजिकल टू 12। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 72। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा तो भी इसका मास क्या होगा, 72 होगा, क्योंकि मास जो होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, न कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना जी। ये तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा ही होगा। तो ये नियोपेंटेन है। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डनिंग कराएंगे तो उस कंडीशन पे एक तो पहले क्या बनेगा, उसका मॉलिक्यूलर आयन बनेगा C5H12 प्लस आयन, है ना। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आगे फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब ये चूंकि अनस्टेबल होगा तो ये छोटे छोटे अनस्टेबल और भी पार्टिकल में टूट जाता है। जैसे कि टूटा हुआ यहाँ पे देखो, C4H9 पॉजिटिव चार्ज, इसका मास अपॉन चार्ज रेशियो कितना है, 57। इसका वजन ही है ये, है ना। जैसे C3H5 प्लस चार्ज, तो ये क्या होगा, 41। C2H5 प्लस, इसका वजन कितना होगा, 29। और C2H3 प्लस, इसका वजन होगा तुम्हारा 27। और इसी तरह CH3 प्लस केटायन का जो वजन होगा वो क्या होगा, 15 होगा। अब इनका रिलेटिव एबंडेंस जो होगा, इंटेंसिटी जो होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये वाला जो फ्रेगमेंट है उसका इंटेंसिटी 100% होगा। मतलब ये जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट यही है मान के चलो, तो इसको हम 100% मान लेते हैं। अब इसे तुलना करके इन सब का एबंडेंस या इन सब का इंटेंसिटी जो है निकालते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 41.5, 38.5 और 15.7 तक आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह से उसका इंटेंसिटी जो है वो देखते हैं। ठीक है,
अब वही चीज़ मैंने अभी आपको समझा रहा था ना, वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन हुआ इस तरह से। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, देखो कहीं भी डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा ना जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बचा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो क्या है यहाँ पे रेडिकल के रूप में रहता है। अब ये फर्दर टूटता है, ये M+ जो है यहाँ पे मैं आपको मोलिकुलर आयन दिखाया हूँ। अगर जो रेडिकल है उसको अलग कर दिया और आयन है उसको अलग कर दिया, ये दो टुकड़े में टूटेगा, एक भाग रेडिकल लेके जाएगा, एक भाग क्या करेगा, केटायन लेके जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, M1 कोई छोटा फ्रेगमेंट होगा जो रेडिकल के फॉर्म में होगा, M1+ कोई छोटा फ्रेगमेंट होगा जो केटायन के फॉर्म में होगा, उसी तरह से M2 कोई छोटा फ्रेगमेंट होगा जो केटायन होगा, M2 रेडिकल, ये क्या होगा, रेडिकल वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक या 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, जनरली एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये क्या बनता है, मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इससे उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मॉलिक्यूलर आयन में अनस्टेबिलिटी होती है तथा वहाँ पे हाई एनर्जी वाला सिस्टम तो रहता ही है, इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं तो उससे वो एनर्जी ले चुका है मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, अलग अलग मास के फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा इन सबको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लिया जाता है। उसमें ऐसा टेक्निक होता है कि उसको हम क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब यहाँ पे मैंने नियोपेंटेन का ही एबंडेंस इंटेंसिटी को दिखाया है। जो C4H9 है उसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 100% आ रही है, ठीक है। बाकी को जैसे 41% था तो 41% दिखा दिया, 29% तो ये इस तरह 27% ये। और ये जो छोटा सा पीक दिख रहा है 72 का, ये किसका है, नियोपेंटेन का कीटायन वाला भाग है। मतलब यहाँ पे कीटायन ये है, वो ये है। हालांकि नियोपेंटेन में इसका ग्राफ बना रहा था तो इसको पूरा लिखा था, लेकिन अगर हम यहाँ 72 वाले को दिखाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन होगा, नियोपेंटेन कीटायन, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं बॉम्बार्डिंग कैसे कराते हैं। अब यहाँ पे सैंपल जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा, है ना। अब हमको यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जितने भी सैंपल होंगे उनको वेपराइज करना पड़ता है, मतलब जो वेपराइज होंगे उन्हीं मॉलिक्यूल को स्टडी किया जा सकता है। हालांकि अभी एडवांस टेक्निक आ गया है तो जो मॉलिक्यूल वाष्पीकृत नहीं होते उसको भी दूसरे तरीके से आयोनाइज किया जा रहा है, ठीक है। उसका क्या करना चाहिए, आयोनाइज कर रहे हैं, उसके बाद उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो वेपराइज है, मतलब वाष्पीकृत होने वाला सैंपल होगा तो वो उसके लिए उसको स्टडी करना आसान होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, M/चार्ज रेशियो के आधार पे आयन को सेपरेट कर दिया जाता है। उसके पश्चात रिलेटिव एबंडेंस के आधार पे आयन को डिटेक्ट किया जाता है। रिलेटिव एबंडेंस क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास 1000 आयन है, 1000 आयन में, है ना, कितना मोलिकुलर आयन होंगे, कितना फ्रेगमेंट होंगे, ठीक है। छोटे फ्रेगमेंट होंगे, M2 कितने होंगे, सब केटायन वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिपेलर प्लेट लगा होता है। रिपेलर प्लेट क्या होगा, देखो यहाँ पे केटायन जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट लगाना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे जनरेट होगा वो क्या होगा, इधर सामने की ओर रिपेल हो, मतलब सामने की ओर जाए, ठीक है। सामने की ओर हम एनालाइजर रख देते हैं। अब एनालाइजर के पास जाने से पहले हमको यहाँ पे स्लिट जो होता है, छोटा सा, बहुत ही छोटा छेद वाला क्या होता है, संरचना होता है, जिससे कि बहुत ही फाइन लाइट जो है एनालाइजर में पहुंचता है, ठीक है। जो लाइट यहाँ पहुंचता है उसी का हम क्या करते हैं, रिलेटिव एबंडेंस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये स्लिट सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे बम्बार्डिंग कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फिलामेंट यूज करते हैं, जिसको कि हाई टेम्परेचर पे या हीट कह सकते हो, हाई टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है, इस फिलामेंट को, ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकल सके। अब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आएगा, यहाँ पे एनोड में आके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इधर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा सैंपल है उसको क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा, ठीक है। तो इसको डील करना थोड़ा सा, इसको क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पे डील करना। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स है, जिसको हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस तरह से सिस्टम होता है। अब यहाँ पे एनालिसिस करेगा। एनालाइजर कैसा होता है, यहाँ पे सर्कुलर पाथवे में होता है। जिसका वजन ज़्यादा है वो कहाँ गिरेगा, नज़दीक में आएगा। जिसका वजन हल्का है वो क्या होगा, यहाँ पे दूर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ होता है ना, जो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है, नहीं तो फिर उसको भी डील करते हैं अपन, है ना। ये एक सर्कुलर पाथ होता है जो कि एनालिसिस का काम आता है। ठीक है, अब भारी पत्थर को फेंकोगे तो कम दूर फेंक पाओगे, उसी तरह से वजनी पत्थर को फेंकोगे तो मतलब हल्का पत्थर फेंकोगे तो दूर जाएगा। ठीक है, वही सिस्टम है। जो भारी मोलिक्यूलर आयन होंगे वो क्या होंगे, नज़दीक में मिलेंगे। जो हल्के आयन होंगे वो क्या होंगे, दूर में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टडी कर लिया जाता है। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए आयन प्रोडक्शन। आयन किस तरह से प्रोडक्ट होता है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।